फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वांग गुप्ता है और आज हम केमिस्ट्री के एक टॉपिक परासरण दाब के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए आइए जानते हैं कि परासरण दाब क्या होता है। उससे पहले हम जानते हैं कि परासरण क्या होता है। तो परासरण हम इस चित्र के माध्यम से जानेंगे। पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन बता देते हैं कि परासरण की डेफिनेशन क्या होती है। तो दो विभिन्न सांद्रताओं वाले विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग अलग करके रखे जाते हैं तो तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र विलयन में गमन करते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। तो अब सांद्रताओं, दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयन। अब ये सांद्रता क्या होती है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं कि एक तरफ पानी है और एक तरफ चाशनी। तो जो चाशनी होगी वो पानी की तुलना में अधिक गाढ़ी होगी, अधिक सांद्र होगी, और पानी चाशनी की तुलना में तनु होगा। तो हम अपनी भाषा में से समझ सकते हैं कि जो चाशनी है वो गाढ़ी है, इसलिए अधिक सांद्र है। तो अब हम इसको फिर से पढ़ेंगे और अच्छे समझेंगे। अब इसमें एक शब्द आया है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? वह झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर प्रवाहित होने देती है और विलेय के अणुओं को रोक लेती है, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये जो झिल्ली होती है वो सिर्फ विलायक के अणुओं को अपने में से होकर जाने देती है और विलेय के अणुओं को रोक लेती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है और इसके दोनों तरफ ये सरंध्र पात्र है, पोरस पॉट, ठीक है, जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसमें यहाँ पे हमने रखा है। और ये एक कांच का पात्र है, इसके एक तरफ शुद्ध विलायक है, इसमें कोई विलय नहीं है, ये सिर्फ विलायक है, और यहाँ पे एक विलयन है। आप इमेज कर सकते हैं कि यहाँ पे पानी है और यहाँ पे चाशनी, क्योंकि चाशनी में पानी और चीनी दो चीज़ें मिली हुई हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो अगर ये परासरण से पहले है और ये परासरण के बाद, तो जब परासरण होना स्टार्ट होगा उससे पहले क्या हुआ कि इसका जो लेवल है वो समान है। अब जब परासरण स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि ये अधिक सांद्र है तो इसके अणु इसकी तरफ जाने लगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से इसके अणु इसकी तरफ जाने लगे। तो जब इसके अणु इसकी तरफ जाएंगे तो इसका लेवल बढ़ेगा और इसका कम होगा। तो देखिए यहाँ पे परासरण के बाद का चित्र हमने दिखाया है, इसका लेवल यहाँ पे कम है और इसका अधिक। अब यहाँ पे ये परासरण हो चुका है। और परासरण तब तक होता है जब तक कि दोनों की सांद्रताएं बराबर नहीं हो जाती हैं। अब इस सिचुएशन में इन दोनों की सांद्रताएं बराबर हो जाएंगी। अब हम परासरण को दो भागों में बांटते हैं, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। अंतःपरासरण में क्या होता है, हम आपको इसको भी एक एग्जाम्पल समझाते हैं। किशमिश, अगर हम किशमिश को जल में डाल देते हैं तो जो किशमिश के अंदर का जो पदार्थ होता है वो अधिक सांद्र होता है पानी की तुलना में, तो पानी उसके अंदर चला जाता है, तो ये अंतःपरासरण होता है। और बाह्य परासरण का एग्जाम्पल है कि अगर हम अंडे को तनु HCl में डालें और अंडे के ऊपर का छिलका अलग हो जाता है, जब हम उसको अंडे को तनु HCl में डालते हैं तो उसके ऊपर का जो छिलका अलग हो जाता है, तो उसमें वो अर्धपारगम्य झिल्ली बन जाती है। और जब हम उसको नम HCl में NaCl में रखते हैं तो उसके अंदर का लिक्विड बाहर आने लगता है, ये बाह्य परासरण होता है। अब हम जानते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब को हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी सरंध्र पात्र है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, एक तरफ शुद्ध विलायक है और एक तरफ विलयन है। यहाँ पे दो हमने पिस्टन लगा दिए हैं, पिस्टन A, पिस्टन B। अब हम इसको पहले डेफिनेशन से समझेंगे कि आखिर में जो परासरण दाब होता है वो क्या होता है। परासरण दाब को अगर हम अपनी भाषा में समझे तो परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे कि जब ये शुद्ध विलायक है और ये विलयन है
तो यहाँ बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, तो इसके अणु इसमें जाएंगे, परासरण के कारण इसके अणु इसमें जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि इसके अणु को इसमें जाने से रोकना है। अब इसके अणु जब इसमें जाएंगे तो इसका लेवल बढ़ेगा। अब हम उसके लेवल को बढ़ने ही नहीं देंगे। जब इसका लेवल ही नहीं बढ़ेगा तो इसके अणु इसमें आ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें हम पिस्टन से इस पर दाब लगाएंगे, इतना दाब लगाएंगे कि इसका लेवल कम ना हो लेकिन बढ़े भी ना, मतलब इसके अणु इसमें आ ना पाए, और उस दाब को नोट कर लेंगे। तो वो दाब हमारा परासरण दाब होगा, जिसकी इकाई ATM